नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पाठ 8 कारतूस एकांकी का अध्ययन करेंगे विस्तार में। पिछले कालांश में हमने इस एकांकी यानी कारतूस की सार का अध्ययन किया था, तो हम पाठ प्रवेश से आरंभ करते हैं। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की माद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वह शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। पाठ जो है कारतूस, इसके मुख्य पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि यानी समय 5 मिनट। ज़माना सन 1799। समय रात्रि का है। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर हैं, चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल कहते हैं जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहते हैं हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल कहते हैं उसके अफसाने, अफसाने मतलब कहानी, उसके अफसाने, उसके कौन, वजीर अली की बात हो रही है। उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस तरह नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कहते हैं कर्नल कालिंज, ये शहादत अली कौन है? कर्नल कहते हैं आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? कर्नल कहते हैं सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट कहते हैं सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल कहते हैं अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट कहते हैं कौन शमसुद्दौला? कर्नल कहते हैं नवाब बंगाल का निस्बते यानी रिश्ते में भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट कहते हैं इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल कहते हैं जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है वो लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ बक्सर और प्लासी के विषय में। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 में ये हुआ था। यानी ये बक्सर कहाँ है? बक्सर जो है बिहार में, अभी बलिया से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है बक्सर का मैदान। अभी तो बिहार में बक्सर जिला भी बन गया है, लेकिन
उस समय की बता रहा हूं कि बलिया से 40 किलोमीटर दूर जो है बक्सर के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ पहुंची। एक तरफ जो है सेना थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला की, बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो उस समय यानी कंपनी का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, और उसका सेनापति था नोवर का हेक्टर मुनरो। और दोनों आमने सामने होने के बाद कुछ गद्दारों के कारण ये तीनों नवाब जो है, तीनों नवाब यानी अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम की एक यानी सेना थी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की भी सेना थी। ये सब होते हुए भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो और एक चीज ये भी बताना चाहूँगा साथ में कि ये बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी से ही आरंभ हो चुका था, किंतु मुख्य रूप से यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के सामने 3 नवाब की सेना थी, यानी अवध के नवाब शुजाउद्दौला की भी सेना, बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये सब जो है मिल करके, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ कि जब बंगाल में अंग्रेज जो है मीर कासिम को पराजित कर दिए, तो मीर कासिम ने जो अवध के नवाब हैं शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली जाके। तो मीर कासिम ने यानी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सहयोग से अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की एक योजना बनाई, किंतु वह इस कार्य में, वह मतलब मीर कासिम इस कार्य में सफल नहीं हो सका। जो उनके कुछ सहयोगी थे, उनकी गद्दारी के कारण वो सब तीनों मिलकर युद्ध लड़े, फिर भी इसके बावजूद भी मतलब युद्ध में हार गए। और जब हार गए तो कंपनी के यानी अधीन जो है उस समय पश्चिम बंगाल, जो इस समय है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो दीवानी और राजस्व अधिकार जो है अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया। जो ये वर्तमान, उस समय तो सब अलग अलग नहीं थे, लेकिन इस समय सब अलग अलग हैं। तो बता रहा हूँ कि वो क्षेत्र जो है सब, जब ये बक्सर के युद्ध हार गए तो उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया। और ये प्लासी का युद्ध क्या था कि प्लासी का जो मैदान है भारत के पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कालीगंज सीडी ब्लॉक में कृष्णनगर शहर के लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में भागीरथी के किनारे एक गांव है, मतलब प्लासी का मैदान, प्लासी के नाम से। ये युद्ध जो है 1757 को हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो वही चीज जो है ये सारी बातें, चूंकि लॉर्ड क्लाइव ने ये सब कंपनी को जिताया, हासिल कराया, तो वही चीज अभी जो जिस समय मतलब परिस्थिति ऐसी है कि जिस तरह से ये वजीर अली यानी पीछे पड़ा हुआ है कि अंग्रेजों को निकालने से, यानी भारत से खदेड़ने के, तो वही चीज कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं। कर्नल वही कह रहा है कि अगर ये कामयाब हो गई, मतलब ये वजीर अली अपनी योजना में कामयाब हो गया वो, तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। मतलब जो कंपनी को बक्सर और प्लासी के युद्ध से हासिल हुआ था, आज जो लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल किया था कंपनी ने, अब वो लॉर्ड वेलेजली, चूंकि इस समय भारत का गवर्नर कौन था उस समय, लॉर्ड वेलेजली था, तो लॉर्ड वेलेजली के हाथों सब खो बैठेगी। तो ये चीज जो है मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं कर्नल और लेफ्टिनेंट। कर्नल जो है लेफ्टिनेंट को समझा रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी ना किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल कहता है कि पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूं, वर्षों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। धूल झोंक रहा है कि वजीर अली कह रहा है कि और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है
मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वजीर अली जाति तौर से बहुत ही बहादुर आदमी है। कर्नल कहते हैं कि बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल। कर्नल कहते हैं किस्सा क्या हुआ था, उसको मतलब वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। मुकर्रर मतलब तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता यानी कोलकाता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, यानी क्यों बुला रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे मतलब वजीर अली को बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि और भाग गया। कर्नल कहते हैं कि अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां यानी शासक ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। ठीक है, जानिसार मतलब होता है, इसमें लिखा है ना कि जानिसारों मतलब जान कुर्बान करने वाले, उसके जो कुछ चुनिंदे मित्र थे वजीर अली के। तो अब लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मगर वजीर अली की स्कीम क्या है। कर्नल कहते हैं स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट कहते हैं नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल कहते हैं कि हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है, मतलब जब लेफ्टिनेंट और कर्नल उस तंबू यानी खेमे में बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान एक सिपाही तेजी से आगे दाखिल होता है, पेश होता है दोनों के सामने। कर्नल उठकर क्या बात है, गोरा कहता है दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल कहता है सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, यानी गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल कहता है खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल कहते हैं सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है, मतलब खेमा जहाँ है वहीं आकर वो रुक जाती है। सवार आता है बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा कहता है चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार कहता है बाहर से, सी। गोरा कहता है गोरा के अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है भेज दो। लेफ्टिनेंट कहते हैं वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहते हैं खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार कहता है आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। सवार कहता है दीवार हमगोश दारद तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, यानी कर्नल जो है लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा मतलब अकेले रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है लेकिन इतना लाव लश्कर क्या माने। कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार कहता है कि
वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार कहते हैं, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है, चंद कारतूस। कर्नल कहते हैं, किस लिए? सवार बोला, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। आगे सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया, मतलब 10 कारतूस जब कर्नल देता है तो सवार जो है शुक्रिया बोलता है। कर्नल कहता है, आपका नाम? सवार कहता है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? लेफ्टिनेंट कहता है, कौन था? कर्नल कहते हैं, दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। तो किस तरह से वजीर अली ने, जिसे दो यानी एक कंपनी की फौज यानी पूरी लाव लश्कर के साथ और दूसरा अवध के जो नवाब हैं सादत अली की यानी सिपाही, सब मिल करके उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खेमे में आकर अंदर से कारतूस लेके जाता है। तो ये थे दिलेर आदमी हमारे देश के। तो इस तरह से एकांकी यहीं पर ख़त्म होती है। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, ये एकांकी समझ में आई होगी। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये कहानी यानी एकांकी सुनने के बाद मैंने आपको एक बार सार समझाया और यहाँ पर विस्तार में समझाया। प्लासी और बक्सर युद्ध का मैंने जो युद्ध था उसका भी मतलब संक्षेप में बताने का आपको प्रयास किया। तो ये सब सुनने के बाद एक बार आप पुनः एक बार जो है ये कहानी जो है पूरी पढ़िए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम फिर अगले कालांश में इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।